वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर स्क्वायर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लेंट्स इन क्वालिटी एश्योरेंस। कंप्लेंट्स की वीडियो मैंने आपको एक पहले भी दे रखी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक समरी पढ़ेंगे कंप्लेंट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट की हैंडलिंग कैसे करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल कैसे करते हैं। ठीक है, एक समरी पढ़ लेते हैं। तो कंप्लेंट क्या होती है? मान लो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने कोई प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, मान लो ये प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट कहाँ पे गया? मार्केट में गया, वो होल सेलर के पास गया, कस्टमर्स के पास गया, रिटेलर्स के पास गया। अब कस्टमर्स ने अपनी डिससेटिस्फैक्शन को बताया है प्रोडक्ट के लिए। क्या क्या मतलब? मान लो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट से एडवर्स रिएक्शन आ रही है। ठीक है, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने बता दिया कि ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब हैं। तो जितनी भी कस्टमर की स्टेटमेंट होगी किसके लिए? प्रोडक्ट की डिससेटिस्फैक्शन के लिए, उसको हम बोलेंगे सब कंप्लेंट्स। ठीक है, तो क्या होती है कंप्लेंट? कोई भी स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्ट के लिए कोई भी स्टेटमेंट जो क्या शो करती है? कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन अबाउट किसके? अबाउट कंपनी के लिए या फिर कंपनी के उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। कोई भी स्टेटमेंट जो कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन को शो करती है प्रोडक्ट के लिए या फिर कंपनी के लिए, उसको हम बोलते हैं कंप्लेंट। ठीक है, अब क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कंप्लेंट के कि कस्टमर किस किस सोर्स के थ्रू बता सकता है अपनी कंप्लेंट को? इंटरनल सोर्स। मान लो कि इंटरनल सोर्स में क्या हो गया, कोई वो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गया बनने के लिए, वहाँ पे QC डिपार्टमेंट नहीं बता दिया कि भाई ये स्टेबल नहीं है प्रोडक्ट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब है। तो ये क्या हो गया? इंटरनली कंप्लेंट की कंप्लेंट इंटरनली फैल गई। एक्सटर्नल कंप्लेंट की प्रोडक्ट बाहर के कस्टमर ने बता दिया। ठीक है, वो एक्सटर्नल हो गया। वर्बल, मान लो ये प्रोडक्ट वर्बली थ्रू कस्टमर वर्बली बता रहा है कंप्लेंट, वो वर्बल हो गया। रिटर्न मतलब अब मान लो एक प्रोडक्ट कस्टमर अपनी कंप्लेंट को ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फैक्स के थ्रू, इन सब के थ्रू पहुंचा रहा है, ट्विटर के थ्रू। तो ये सारे क्या हो गई? रिटर्न कंप्लेंट। टाइप्स ऑफ कंप्लेंट: क्वालिटी कंप्लेंट, एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट, मेडिकल रिलेटेड कंप्लेंट। ये मैंने को पहले ही बता रखा है, फिर से एक बार समरी दे देती हूँ। क्वालिटी कंप्लेंट क्या करता है कि मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ख़राब है, उसकी लेबलिंग ख़राब है, वो क्या आती है? उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? क्वालिटी कंप्लेंट की कैटेगरी में। प्रोडक्ट से एडवर्स रिएक्शन हो रहे हैं किसी कस्टमर को, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आती है? एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट। और मतलब मान लो प्रोडक्ट की एफिकेसी नहीं है, प्रोडक्ट कोई भी रिएक्शन मतलब कि थेराप्यूटिक एक्शन नहीं दे रहा, वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहा, उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? मेडिकल रिलेटेड कंप्लेंट में। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? कंप्लेंट का ब्रीफ ओवरव्यू हुआ है। या आप दूसरी वीडियो में, मतलब मैंने जो आपको पहले ही वीडियो दे रखी है उसको ज़रूर देखिए, तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको ये वीडियो बता रखी है। ठीक है, मेन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट। अब डिटेल रिकॉल कैसे करेगी कंपनी? मान लो किसी भी कंपनी ने प्रोडक्ट बना मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद इसने भेजा होल सेलर्स को, रिटेलर्स को, कस्टमर्स को। अब मान लो इस प्रोडक्ट में कोई भी खराबी आई है, कि अब हम पहले देखेंगे प्रोडक्ट में कोई भी खराबी आई है तो कंपनी उस प्रोडक्ट को रिकॉल करेगी, वापस बुलाएगी। किससे? जहाँ जहाँ वो प्रोडक्ट बिका है उन सब से, और जो इंसान डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व था उससे उस प्रोडक्ट को वापस बुलाएगी, उस प्रोडक्ट को रिकॉल करेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉल। तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टर्म रिकॉल इज डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच कंपनी रिमूव मार्केटेड प्रोडक्ट। कंपनी मार्केट के प्रोडक्ट को रिमूव करती है। क्यों रिमूव करती है? उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, लेबलिंग ख़राब के चक्कर में। मान लो FDA ने उस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया तो उसके चक्कर में। ठीक है, मार्केट्स की कंप्लेंट, कस्टमर की कंप्लेंट की वजह से। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से कंपनी उस प्रोडक्ट को रिकॉल मतलब वापस बुलाती है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या होती है यहाँ पे? जो भी हमारा रिटर्न प्रोडक्ट होता है, रिकॉल्ड प्रोडक्ट, रिटर्न प्रोडक्ट होता है, उसको एक अलग से स्टोर में रखा जाता है, अलग से एक रूम में स्टोर किया जाता है, और उसको QA डिपार्टमेंट को सारी रिपोर्ट बना के दी जाती है, और फिर QA डिपार्टमेंट अपना एक्शन लेता है कि इस प्रोडक्ट को उसे रीसेल करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डिस्कार्ड करना है, या फिर क्या करना है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ रिटर्न प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पे बस हम लोगों को पढ़ना था कि रिकॉल क्या होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट को कंपनी वापस बुलाती है उसकी खराबी की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉल।
अब रिकॉल कितने टाइप के होते हैं? रिकॉल सिंपल 3 टाइप के होते हैं, इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। पहला क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। पहली कैटेगरी होती है जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और इंसान को बहुत ज़्यादा डेथ तक उसकी खराबी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं क्लास 1। क्लास 2 क्या होता है? जब प्रोडक्ट क्लास 2 में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिस प्रोडक्ट से कस्टमर को ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस हेल्थ कंडीशन नहीं होती, सिंपल उसको टेम्पररी कंडीशंस हो जाती हैं। टेम्पररी मतलब टेम्पररी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, वो हो गया क्लास 2। क्लास 3 में क्या होता है? जब ये बहुत सिंपल होता है, प्रोडक्ट की लेबलिंग अच्छी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशन सही नहीं है उसकी, ठीक है, वो सब कुछ जो FDA ने बता दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाया, इसकी लेबलिंग अच्छी नहीं है, तो वो क्या है? क्लास 3। सबसे हज़ार्डस प्रोडक्ट जो होता है वो क्लास 1 में आता है, जो कम हज़ार्डस होता है वो क्लास 2 में आता है, और जो हज़ार्डस होता ही नहीं, सिंपल उसकी लेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग ख़राब होती है, रेगुलेशन नहीं होती, मतलब उसको हम क्लास 3 में डालते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारा? हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़, हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड्स। कोई भी प्रोडक्ट जब वापस आया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न गुड्स होते क्या हैं। जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं जो मैन्युफैक्चरर को या फिर कंपनी को वापस किए जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब स्टेबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न गुड्स, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में आया, वो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाया मार्केट में, तो उसको वापस बुलाया जाता है। वापस बुलाने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न गुड्स, ठीक है। अब क्या होता है हमारा? मैं एक समरी, हाँ यहाँ पे एक समरी मेरे को देनी थी, यहाँ पे तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया था। मान लो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको कहाँ रखा जाएगा? एक प्रॉपर रूम में रखा जाएगा ना, उसे स्टोर करा जाएगा, तो उस रूम को हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। वेयर हाउस में उसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद सप्लाई चैनल जितने भी होते हैं, कैरिंग चैनल्स, कैरिंग एजेंट्स, फॉरवर्डिंग एजेंट्स जितने भी होते हैं, उनको वो प्रोडक्ट भिजवाया जाता है। होलसेलर्स, रिटेलर्स और फिर कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो रिटर्न गुड्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स इनके थ्रू वापस किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, वो सारे क्या होते हैं? हमारे रिटर्न गुड्स। अब रिटर्न प्रोडक्ट्स को रिटर्न करने का प्रोसीजर क्या होता है? मैं आप लोगों को अपनी एक स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि रियल स्टोरी है, मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्या हुआ था मेरे साथ? मैं एक रेस्टोरेंट में गई, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। मैंने किया, मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मैंने वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन उन लोगों ने मेरे को दे दिया नॉन वेज पिज़्ज़ा, ठीक है। अब मैं इस पिज़्ज़े को उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर लेके गई, मैंने कहा ये पिज़्ज़ा नॉन वेज है, मेरे को रिटर्न चाहिए। तो उन लोगों ने उस नॉन वेज पिज़्ज़े को डिस्कार्ड किया और मेरे को वेज पिज़्ज़ा ला के दे दिया। मेरे सामने उन्होंने वो पिज़्ज़े को प्रोसेस किया, तो मुझे इसलिए बताया कि उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इसलिए उन्होंने नॉन वेज पिज़्ज़े को डिस्कार्ड करके मेरे को वेज पिज़्ज़ा नया बना के दिया, ठीक है। ये क्या हुआ? हमारा प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं वेज पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करती, मतलब मान लो मैं कैप्सिकम पिज़्ज़ा ऑर्डर करती, मेरे को अनियन पिज़्ज़ा मिलता, अनियन भी वेज ही है, मेरे को अनियन वेज पिज़्ज़ा मिलता, अगर मैं उसकी कंप्लेन करती, हम ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, रियल में नहीं होता है, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ आपको। अब मैं अगर उसकी कंप्लेन करती तो क्या होता है? तो ये वेज ही दोनों, अनियन और कैप्सिकम, वो उस पिज़्ज़े में से अनियन को निकाल देते और कैप्सिकम लगा के उस पर डबल चीज़ लगा के बेक करके मेरे को दे देते, ठीक है। इस कंडीशन में उन्होंने उस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड नहीं किया, उसको फिर से प्रोसेस करके रीसेल कर दिया, है ना। तो क्या होता है? जितनी भी प्रोडक्ट को हैंडल, मतलब रिटर्न प्रोडक्ट को हैंडल किया जाता है, वो एज़ पर कस्टमर और एज़ पर उसकी कंडीशंस को देख के किया जाता है कि उसे डिस्कार्ड करना है, हमें फिर से प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रिटर्न गुड है उसको डिस्कार्ड करना है, नहीं। प्रोडक्ट डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स, कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी कंडीशंस कैसी हैं और कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्या है? प्रोसीजर क्या होगा? कोई भी प्रोडक्ट आया, प्रोसीजर क्या है? कोई भी प्रोडक्ट हमारा वेयर हाउस में आया, वेयर हाउस में आने के बाद वेयर हाउस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया और उस पर एक लेबल लगा दिया। किसका लेबल? रिटर्न गुड्स का, ठीक है। अब वो वेयर हाउस पर्सन, ये सारा काम वेयर हाउस पर्सन ही कर रहा है। वेयर हाउस पर्सन का काम होगा कि उस प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट के लिए एक रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट किसके लिए बनानी है? जो प्रोडक्ट आया है और जो प्रोडक्ट गया था, इन दोनों के बीच में जो रिपोर्ट बनेगी, मतलब कितना प्रोडक्ट आया है, कितना प्रोडक्ट गया था, इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसी थी, कंडीशन कैसी थी, वो सारी की सारी चीज़ों का उसका एक रिपोर्ट बनाना है। उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? गुड वेरिफिकेशन रिपोर्ट। जो वो रिपोर्ट बना के किसको देगा?
QA पर्सन को देगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें जल्दी देख लेते हैं। बैच नंबर, लेबल, प्रोडक्ट कैसा था, कैसा गया था और कैसा आया है, कंडीशन कैसी है, इसकी क्वांटिटी कितनी गई थी, कितनी आई है, और आइडेंटिटी, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी कि वो किस किस चीज़ के लिए गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, QA हेड का काम होगा सारा का सारा। QA पर्सन इस प्रोडक्ट को जो हमारा प्रोडक्ट आया है वापस उसको आइडेंटिफाई करेगा, जैसे कि कितनी ब्रोकन सील्स हैं इस प्रोडक्ट की। ठीक है, और क्या क्या आइडेंटिफाई करेगा कि प्रॉपर को उस प्रोडक्ट को प्रॉपर कंडीशन में रखा गया था या फिर नहीं रखा गया था, वो किस किस क्राइटेरिया में आया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें वो देखेगा। तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। QA पर्सन का काम उसको आइडेंटिफाई करना। अब QA पर्सन का काम होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की सील ब्रोकन है, पहले वो देखेगा कि ब्रोकन है या फिर नहीं है। अगर ब्रोकन नहीं होगी तो फिर वो नया प्रोडक्ट को ब्रेक करेगा और उसमें से प्रोडक्ट निकाल के उसको एनालाइज करेगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट की सील ब्रेक होगी तो वो उस प्रोडक्ट को निकालेगा और उस प्रोडक्ट को लैब में एनालाइज करेगा। एनालाइज करके वो क्या क्या चीज़ें देखेगा, अगर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, मतलब क्वालिटी को मीट नहीं कर रहा, तो प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट डिस्कार्ड हुआ। जो मैंने आपको बताया था ना पिज़्ज़ा वाली बात की, पिज़्ज़ा को डिस्कार्ड करके नया बनाया, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है तो उस प्रोडक्ट को रीप्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, मतलब देखो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट होगा तो फिर मतलब एक्सपायर क्यों है प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है, तो उस प्रोडक्ट को रीप्रोसेस किया जाएगा या फिर डिस्कार्ड किया जाएगा, वो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब क्या होगा, कंटामिनेटेड, अगर वो प्रोडक्ट कंटामिनेटेड है, देखो एक्सपायर्ड था लेकिन कंटामिनेटेड तो नहीं था ना, तो उसको फिर से प्रोसेस किया, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को फिर से मीट किया गया, मेट करने के बाद उसको रीप्रोसेस कर दिया। लेकिन अगर प्रोडक्ट कंटामिनेटेड है कि प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको फिर से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड किया है, प्रोडक्ट पे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे प्रॉपर डिपेंड किया गया है ये। अब क्या लास्ट पॉइंट क्या बोला गया है, तो इससे हम क्या फाइनल कर सकते हैं कि सारा काम किसके हाथ में है, QA हेड के हाथ में है, कि QA हेड ही बताएगा कि उस प्रोडक्ट को रीप्रोसेस करना है, रीपैक करना है, डिस्पोज करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब ये सब काम के बाद इस प्रोडक्ट को वापस से प्रोडक्शन में या फिर वेयर हाउस में स्टोर करके रख दिया जाएगा। इन सब में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट कभी भी हटाई नहीं जाएगी। हटाई तब जाएगी जब उस एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को रीप्रोसेस किया जाएगा। रीप्रोसेस करने के बाद जब उसकी स्टेबिलिटी चेकिंग में देखा जाएगा कि कब से कब तक वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रह सकती है, तब ही हटाया जाएगा, वरना किसी भी कंडीशन में उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं हटेगी। ठीक है, और QA शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिटर्न गुड्स विथ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। QA को जितने भी वो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रॉपर रिपोर्ट बनानी ही बनानी होती है कि उसने क्या क्या उसमें चेंजेस किया है, किस किस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड किया है और क्यों डिस्कार्ड किया है, उसको प्रॉपर उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट और रिटर्न गुड्स को हैंडल कैसे करना है। अब हमारा क्या आता है, वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल में क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट अब हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट अब ख़राब हैं, उनको हम बोलते हैं वेस्ट। और उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, हमारा कोई भी ड्रग प्रोडक्ट, कोई भी ड्रग प्रोडक्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, फिल्टर मीडिया, कोई भी पैकेजिंग का वेस्ट है, वो सारी चीज़ें, आउटडेटेड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, केमिकल रिएजेंट्स, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं उनको वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में अब काम की नहीं है, उनको हम बोलते हैं वेस्ट। उनको हम डिस्पोज करते हैं, उनको हम डिस्कार्ड करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हम वेस्ट को किस किस क्राइटेरिया से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा आता है मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। सिंपली अगर हम घर में कोई भी वेस्ट, घर में अगर हम देखो वेस्ट भी जब फेंकते हैं तो उसको अलग अलग क्राइटेरिया होता है। प्लास्टिक वेस्ट के लिए अलग डस्टबिन बना होता है, होम किचन वेस्ट के लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए अलग सा डस्टबिन बना होता है, हॉस्पिटल के वेस्ट के लिए अलग डस्टबिन बना होता है ना। तो इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी वेस्ट को डिस्पोज करने के मेथड अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगर आप सोचो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मतलब मान लो कोई भी ड्रग है, उसको हम ऐसे बाहर फेंक देंगे, उसको अगर किसी भी एनिमल ने इंजेस्ट कर लिया तो उसके लिए हार्मफुल होगा ना वो। तो इसीलिए हमें वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए अलग अलग मेथड्स बनाने पड़ते हैं। वो मेथड्स क्या है, पहला क्या होगा,
सैनिटरी लैंडफिल में उस प्रोडक्ट को डाल के डंप करके उसको प्रॉपर डिस्कार्ड किया जाएगा। केमिकल डिसइंफेक्शन, उस प्रोडक्ट को डिसइंफेक्ट करके फेंका जाएगा। ऑटोक्लेविंग क्या हो गया, मान लो उस प्रोडक्ट को फेंकने से पहले को भी मान लो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कपड़े हैं, उसको फेंकना है। कपड़ों में भी तो बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको पहले ऑटोक्लेव कर लिया कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, फिर उसको वापस लैंडफिल में फेंक दिया, लैंडफिल में लगा के फेंक दिया। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स होते हैं कि हम प्रोडक्ट को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, कंप्लेंट्स क्या क्या होती हैं, कितने कितने टाइप्स की होती हैं, प्रोडक्ट्स को रिकॉल कैसे करते हैं, वापस कैसे बुलाया जाता है, वापस बुलाने के बाद जो हमारा रिटर्न गुड्स होता है उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, हैंडल करने के बाद वेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप लोग धीरे धीरे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लेंट्स, रिकॉल, टाइप्स ऑफ रिकॉल, हैंडलिंग ऑफ रिटर्न गुड्स, प्रोसीजर, वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आप लोगों को कोई भी नया टॉपिक चाहिए तो आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइए, मेल कर दीजिए आप लोग मेरे को dearfarmerschool@gmail.com, कोई भी टॉपिक के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।